हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सब अच्छे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो आपकी 1 मार्च 2025 पेपर में 100% पक्का आएगा। ये ऐसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपकी 1 मार्च के पेपर में 100% पूछा जाएगा स्टूडेंट, और आप लोगों को अभी से तैयार करके जाना है। ये आपके पेपर में स्टूडेंट में बात करूं, टोटल 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो को मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न सहित उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम लिखिए जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये स्वतंत्रता जो आंदोलन के उस नेता का नाम लिखिए जिसे क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के यहाँ पे देखिए निर्विवाद नेता थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, इसके बारे में बताना है। तो जो स्वतंत्रता के बाद भैया भारत के सामने जो 2 प्रमुख चुनौतियां आई थी, ये आप इसका उत्तर देख लिए। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहला था एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, एकता के सूत्र में बांधना और लोकतंत्र स्थापित करना, ये स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, भारतीय जनसंघ का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा प्रथम महासचिव दीनदयाल उपाध्याय थे। प्रथम महासचिव दीनदयाल उपाध्याय जी थे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना तीसरा, कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, छोटा छोटा होता है बेसिकली। मैं आपको दिखाऊं, पेपर आप लोग हमारे वीडियोज में देखते होंगे, मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का, तो उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया है कि कैसे निर्देश में क्वेश्चन आते हैं, कितने शब्दों में लिखने होते हैं। तो उस हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी बता दिया है। आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस लिख सकते हैं स्टूडेंट के, कोई क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। एक तर्क के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, दोनों तर्क के लिए 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसका उत्तर देखिए, वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क निम्नलिखित है, यानी जो 2 तर्क हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, नागरिकों को देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को देश के शासन में भाग लेने का क्या है, अवसर मिलता है। दूसरा है, इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। जो नागरिक होते हैं ना स्टूडेंट, इनको क्या है, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था चौथा, कि वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, इसका तर्क मैंने दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपको एक प्रकार से वो बताना है कि योजना कब से कब तक प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, ये बताना है बेसिकली। तो इसका उत्तर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था, जिसके लिए बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में, जो बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया तथा भूमि सुधार पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका उद्देश्य यानी कब से कब तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो शायद 1951 से लेकर 1956 तक आपका चला था। ठीक है, 1956 तक चला था। कमेंट में जरूर बताइएगा, मैंने आपको अभी बताया भी है। 1951 से 1956, 1956 से लेकर आपका 1961, 1961 से लेकर 1966 तक पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर मैंने बात बता दी आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, चौथा नंबर, एनपीटी तथा सीटीबीटी। देखिए, एनपीटी तथा सीटीबीटी
ठीक है, का विस्तृत रूप लिखिए। यानी हमें एक प्रकार से फुल फॉर्म लिखना है, तो इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, एनपीटी परमाणु अपसार संधि और सीटीबीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, यानी बैन जिसको हम कहते हैं ना, एनपीटी यानी नॉन प्रोफिक ऐसे कुछ है, न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर के नाम से कुछ जाना जाता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी हुआ है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख आधार सिद्धांत बताइए। प्रमुख आधार के सिद्धांत हमें बताना है, इसका उत्तर देखिए इसमें और है। देखिए, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। अब वो निम्न प्रकार कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहला है गुट निरपेक्षता, दूसरा है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, तीसरा है साम्राज्यवाद का विरोध, और आपका चौथा है वैश्विक शांति के लिए प्रयास करना। ठीक है, तो ये 4 आपके पॉइंट बताए गए हैं जो कि प्रमुख सिद्धांत पूछे गए थे। 4 ही प्रमुख इसके पूछे गए थे सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, ये बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, थोड़ा मैं जी ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के किन 2 प्रमुख नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं की यहाँ पर बात हो रही है। इसका उत्तर देखिए, वर्ष 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं ने हार का सामना किया था। इसमें तमिलनाडु के यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु के कामराज और महाराष्ट्र के के पाटिल जैसे बड़े नेता शामिल थे। ठीक है, के कामराज और महाराष्ट्र के यहाँ पे देखिए के पार्टी जैसे क्या बड़े नेता शामिल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट क्या है वीडियो रोक कर भी सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं। क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनता के संसद मार्च, यहाँ पर देखिए दिया लिखा हुआ है कि जनता के संसद मार्च में जयप्रकाश नारायण को किन विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। जनता के संसद मार्च में जो जयप्रकाश नारायण को किन विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, जनता के संसद मार्च में जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ कांग्रेस, देखिए भारतीय लोकदल तथा सोशलिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका क्वेश्चन का बड़ा है तो इसका आंसर छोटा रहेगा। ठीक है, 10 शब्दों में हालांकि पेपर में दिया है, लेकिन 25 शब्दों से ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा, मेरे कहा मानिए तो। ठीक है, 2 नंबर का है, और इस तरह से लिखे कि एग्जामिनर को भी समझ में आए। और आपको नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी से बना रखा है कि पूरा पेपर कैसे सॉल्व करेंगे और कॉपी कैसे लिखेंगे आप लोग नागरिक शास्त्र का, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद में वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हर एक जो प्रश्न होता है उसका आंसर कितने शब्दों में लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, वर्ष 1971 में भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 1971 में तो भारत की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ने के किन्हीं 2 कारणों का हमें क्या करना है, विवेचना करना है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है बांग्लादेश वासियों का भारत की ओर पलायन। ठीक है, जो बांग्लादेश वासी थे भैया, ठीक है, इसमें क्या जो बांग्लादेश के लोग थे वो भारत में क्या पलायन कर रहे थे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों का बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भैया तेल की जो कीमत है इस पर बढ़ोतरी। तो ये 1971 में भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के किन्हीं 2 कारणों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, 2 कारण लिख देंगे भैया, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ। प्लीज़ आप लोग, हमारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा है वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो आपके क्लास में आपके भाई है, बहन है, जो आपके साथ नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको शेयर कीजिए वीडियो और उनको भी दिखाइए कि भैया मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए
11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चिपको आंदोलन क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया था। इसका उत्तर देखिए, चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तराखंड के 2-3 गांव से शुरू हुआ था। ये परिस्थिति के शोषण के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। गांव वालों ने वृक्षों से देखिए लिपट कर उनकी, यहाँ पे देखिए गांव वालों ने वृक्षों से लिपट कर उनकी व्यावसायिक कटाई का विरोध किया, जो आगे चलकर चिपको आंदोलन के नाम से क्या है, प्रसिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट जो है बहुविकल्पीय में भी पूछा जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है ना, 1943 में आपका ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड के 2-3 गांवों से, ठीक है। और इसमें होता क्या था, बेसिकली जो पेड़ था, यानी कोई पेड़ काटने आता था तो लोग उससे क्या है, चिपक जाते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे कि भैया पेड़ मत काटिए, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या है, चिपको आंदोलन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो यह 11 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग क्या है, हमारी बातों को भी अच्छे से सुनोगे आप लोग तो इसका आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के 2-3 जिलों में या एक प्रकार से शुरू हुआ और ये परिस्थिति के शोषण के विरुद्ध किया गया था। गांव वालों ने वृक्षों की कटाई की रोक के लिए चिपक गए वृक्ष से और इसी को कटाई के लिए भैया एक प्रकार से ये आंदोलन छिड़ा, चिपको आंदोलन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। बस इतना आप समझ जाइए, हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर देखिए दिया हुआ है कि सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने जिन कार्यवाहियों का सहारा लिया उनमें से किन्हीं 4 को सूचीबद्ध कीजिए। उनमें से किन्हीं 4 को क्या करना है, हमें सूचीबद्ध करना है। इसका उत्तर देखिए, ये 4 कार्यवाही निम्नलिखित है। सबसे पहला है रैली, दूसरा है धरना, तीसरा है प्रदर्शन और चौथा है जेल भरो अभियान, ठीक है। तो ये भैया एक प्रकार से कार्रवाई, और अभी भी देखा जाए स्टूडेंट, कोई भी यानी परीक्षा का फॉर्म रिजेक्ट होता है या कोई भी शोषण होता है या कोई भी माहौल बिगड़ता है तो उसमें क्या है, प्रदर्शन करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें रैली निकलती है, धरना दिया जाता है बैठकर, ठीक है, और प्रदर्शन करते हैं भैया कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और चौथा है जेल भरो अभियान। तो ये भैया सरकार के द्वारा अपनी मांगों मनवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने ये कार्रवाई को सहारा लिया। उनमें से किन्हीं ये 4 का सूचीबद्ध मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एकता और अखंडता को किस स्थिति से खतरा है। जो भारतीय एकता और अखंडता है को, इसको किस जो स्थिति है, इसको खतरा कैसे है, इसका उत्तर दीजिए। देखिए भारतीय एकता और अखंडता को निम्न स्थितियों से खतरा है। जो निम्न स्थितियां हैं इनसे खतरा है। सबसे पहला है क्षेत्रवाद का बढ़ता प्रभाव, दूसरा है सामाजिक आर्थिक रूप से व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन, तीसरा है भाषा के आधार पर बनाकर की गई मांग, भाषा को आधार बनाकर की गई मांग। ये भैया भारतीय एकता और अखंडता को स्थिति में खतरा बताया जा रहा है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिख विरोधी दंगों के क्या कारण थे। जो सिख विरोधी दंगे थे, इसको दंगों का क्या कारण था ये बताना है। इसका उत्तर देखिए, 31 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों, यानी जो बॉडीगार्ड थे ना स्टूडेंट, बॉडीगार्ड होते हैं या एक प्रकार से बॉडीगार्ड ही कहते हैं स्टूडेंट, जो कि उनकी रक्षा करता है, अंगरक्षकों के द्वारा कर दी गई। इसी घटना के परिणाम स्वरूप सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। सिख विरोधी दंगे क्या है, शुरू हो गए, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। देखिए देखा जाए स्टूडेंट तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई 1964 में, इंदिरा गांधी जी की 1984 में हत्या कर दी गई, और एक प्रकार से जो 1991 में इनकी बेटी राजीव गांधी की भैया जो लिट्टी था ना, तमिल जो है श्रीलंकाई की तमिल संगठन, उन्होंने भी भैया बम से ब्लास्ट करवा दिया। तो काफ़ी सारे भैया इनको प्रॉब्लम से देखने पड़े जो कांग्रेस वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो रही है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा ये है जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में कि इनकी हत्या कब हुई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एनडीए के गठन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन यहाँ पर देखिए, इसलिए गठन को स्पष्ट कीजिए पूछा गया। इसका उत्तर देखिए,
एनडीए का गठन भाजपा द्वारा वर्ष 1999 में 22 छोटी पार्टियों एवं क्षेत्रीय दलों को मिलाकर किया गया। वर्ष 1999 में एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाई जो वर्ष 2004 तक चली, चली। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटा क्या है? ये देखिए, व्हाट इज ए पोटा? पोटा क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। ये आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम है। इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बनाया। यहाँ पर देखिए, टाडा कानून के स्थान पर इसे लाया गया, ठीक है। टाडा कानून के स्थान पर क्या है, इसे लाया गया। इसमें किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें भैया किसी व्यक्ति को क्या है, कोई भी अपराध बिना किए हुए उसको गिरफ्तार किया सकता है इस कानून के अंतर्गत। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CIS का पूर्ण रूप लिखिए, यानी फुल फॉर्म लिख रहा है बेसिकली। तो CIS का पूर्ण रूप है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल है। स्वतंत्र राष्ट्रों के क्या है, राष्ट्र कुल। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन से मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, बार्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बार्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? ये कब बनाई गई थी स्टूडेंट? 13 अगस्त 1961 को बनाई गई थी। इसको गिराया कब गया था? नवंबर में गिराया गया था स्टूडेंट। लगभग कितना नवंबर था आप बताइएगा? 9 नवंबर, हाँ 9 नवंबर 1989 को ये गिराया गया था, ठीक है। वर्ष देखिए 1961 में बनी बार्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। वर्ष 1989 में पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण का भी प्रतीक थी। क्या है पे देखिए 1989 में पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण का भी क्या भी थे, ये एक प्रकार से बार्लिन की दीवार प्रतीक थी, ठीक है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के किन्हीं 2 पुराने सदस्यों के नाम बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि जो यूरोपीय संघ है इनके किन्हीं 2 पुराने सदस्यों का हमें नाम बताना है। इसका उत्तर देखिए, यूरोपीय संघ में वर्तमान 27 सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ के 2 पुराने सदस्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है स्वीडन, दूसरा है जर्मनी, ठीक है। स्वीडन और जर्मनी ये 2 पुराने सदस्यों का नाम है जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो जो आसियान के संस्थापक सदस्य देश हैं इनका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट इस वीडियो का, इसका उत्तर देखिए। वर्ष 1967 में, ठीक है, वर्ष 1967 में यहाँ पर देखिए 67 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन जिसको आसियान कहा जाता है, ये देखिए ये आसियान होता है, ठीक है, आसियान, ठीक है। स्थापना ये 5 देश क्रमशः थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये थी। और जो आसियान की स्थापना हुई थी थाईलैंड की जो राजधानी है या बैंकॉक में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। 5 सदस्य देश यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बैंकॉक में यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर हस्ताक्षर कर ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय का संगठन था। आसियान, सार्क, ठीक है, ये सब जो है अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। सार्क अलग है, ठीक है, और आसियान अलग है, नाटो अलग है, ठीक है। तो इसका अलग अलग स्वरूप होता है। तो ये 20 क्वेश्चन था स्टूडेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। देखिए मेहनत लगता है लिखने के लिए, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, और वीडियो को बनाने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये मुझसे बेहतर आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।